मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक नंबर लिख रहा हूँ 30484 30,484 30,484। इतने बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं, अनसक्सेसफुल लिखा है इतने बच्चों के रिजल्ट में। अगर मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया था, और परसेंटेज जानना चाहते हो, 91% से ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं सीए इंटरमीडिएट के रीसेंट रिजल्ट में जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दिए थे। यस, आपने सही सुना, 91%। और वहीं कुछ बच्चों के इसी एग्ज़ाम में 500 से ऊपर नंबर आए हैं। तो आईसीआई के जो भाई चेकिंग करने वाले लोग हैं वो चाह क्या रहे हैं, आपको करना क्या चाहिए, क्यों जो है बच्चे ऑडिट और एसएम में भाई सब परेशान हो रहे हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। और कमेंट्स में आप लोग भी मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है, इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, और सभ्य रहिएगा, अच्छे से बताइएगा। और अगर आपका या आपके किसी जानकार का भाई आने वाले अटेम्प्ट्स में यानी आने वाले एग्जाम्स में आप लोग बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको हेल्प करेगी टू ऐड एटलीस्ट 10 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, अगर आप इसे ढंग से देखेंगे और फॉलो करेंगे। अगर मैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा बांटने की कोशिश करूं तो ये जो हमारे पास 30,484 स्टूडेंट्स थे, इनमें से मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा चंक ऐसे बच्चों का था जिन्होंने भाई पढ़ाई ही नहीं करी, नॉट स्टडीड। आपको सुन के बुरा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, बात यही है। अब नॉट स्टडीड के दो रीज़न हो सकते हैं, एक हो सकता है भाई साहब जेन्युइन रीज़न, जिनके पास सही गाइडेंस ही नहीं थी, या फिर एक हो सकता है एच बी क्या है, हवाबाजी। सब कुछ होते हुए भी अपना टाइम जो है वो फोकट में इधर उधर वेस्ट कर रहे थे। अब अगर मैं इन जेन्युइन बच्चों की बात करूँ ना, इनके साथ इनको लेके मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि भाई इन्हें पता ही नहीं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे एग्जाम में आना क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ क्लास में नाचते गाते टीचर्स को देखते हैं और भाई साहब सोचते हैं कि टीचर ने बुक से पढ़ दिया बहुत बढ़िया हो गया, या टीचर ने सब कुछ समझा दिया बहुत बढ़िया हो गया। नहीं भाई, याद रखना, आपको ना चतुर बनना है ना रैंचो बनना है, आपको बनना है चतुर रैंचो, यानी कि आप लोगों को रटना भी है और समझना भी है। एक मिक्सचर चाहिए आप लोगों को, एक कॉम्बिनेशन चाहिए आप लोगों को। और सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा आपका सिलेबस क्या है। आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से आप लोग अपने चैप्टर्स देखें, उससे टॉपिक्स देखें वो कवर हो रहे हैं प्रॉपरली या नहीं हो रहे हैं, राइट। और सिलेबस देखने के बाद आप लोगों को मैं बार बार बोलते रहता हूं, ये 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स। सबसे पहली बात, आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पता होना चाहिए। आईसीएआई का स्टडी मटेरियल ऐसा ना हो कि टीचर ने बोल दिया सिर्फ मेरी बुक से पढ़ जाओ भाई, सिर्फ टीचर की बुक से, लेकिन आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को भी खोल के जरूर देखना है। उसके बाद आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको चाहिए रट्टाफिकेशन, आपको चाहिए उसके साथ साथ रट्टिफिकेशन के साथ दोनों चीजें चाहिए। अगर आपको कोई भी आके कह रहा है मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा के आपको पास करा दूंगा, तो बेवकूफ बना रहा है वो आपका। अगर कोई आपको सिर्फ ये कह रहा है कि मैं सिर्फ रटवा के पास करा दूंगा, तो वो भी बेवकूफ बना रहा है भाई आपका। आपको दोनों की दोनों चीजें चाहिए, कॉन्सेप्ट प्लस रट्टाफिकेशन दोनों। उसके बाद आप लोगों ने एक काम करना है, और वो है कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस। जब आपने कॉन्सेप्ट और रट्टाफिकेशन कर लिया, आप एग्जाम में उसे कैसे लिखेंगे, और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपको एक काम और करना है, क्वेश्चंस जरूर रीड करने हैं, क्वेश्चन बैंक जरूर देखना है भाइयों। क्वेश्चन बैंक नहीं देखोगे तो फेल हो जाओगे। और उसके बाद आपको देने हैं मॉक टेस्ट। अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं, आप पास होने वाले हैं। बच्चों की मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं, खासकर ऑडिट और एसएम में। मुझे जरा एक बार रेज योर हैंड्स अगर आप भी ये फील करते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, एक लाइन का, सिंगल लाइन का क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग जो है वो पकड़ लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा भाई साहब उसके अंदर 6 7 8 10 लाइनें बना दी हैं और एआई से क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं इसके अंदर लिखूं क्या। मैं आपको उस बात का जवाब दे सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कैसे टैकल करते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मुझे समझ आई, कि बच्चे समझ नहीं पाते कि भाई साहब सवाल में लिखूं क्या। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देयर आर 3-4 थिंग्स जो आपको करने चाहिए, जो मैंने अभी बताया। एक तो भाई साहब राइटिंग, पहले तो वही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, असर्शन की, रिस्क असेसमेंट की, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, सब्सटैंटिव प्रोसीजर की, ऑडिट की बात कर रहा हूं, तो कैसे आप आगे बढ़ोगे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपने एक चीज और समझनी है कि भाई अब आप जितना ज्यादा क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे ना, आप उतना ज्यादा इन क्वेश्चंस के लिए अपने आप को तैयार करोगे।
ओके, सो रीड करो क्वेश्चन बैंक को, मार्क करो, बड़े बड़े लेटेस्ट क्वेश्चंस को रीड करो, लेटेस्ट सजेस्टेड आंसर्स को रीड करो, उसमें मार्क करने की कोशिश करो, सवाल पूछ क्या रहा है और आईसीए ने उसका आंसर क्या दिया है। ऐसे धीरे धीरे, जैसे ऑडिट में आप बोलते हो ना, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट बनेगी। और प्रोफेशनल जजमेंट में आपको क्या पढ़ाता रहा हूं? ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो यही तो आपको करना है, ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, नॉलेज हम लोग दे रहे हैं, एक्सपीरियंस आप लोगों को लेना पड़ेगा। वो मैं आपकी जगह बैठ के 10 बार पढ़ नहीं सकता हूं। जब आप लोग क्वेश्चन बैंक को रीड करेंगे ना, तब आप लोगों को समझ आना शुरू होगा कि ओके, दिस इज हाउ ICAI वांट मी टू राइट द आंसर, दिस इज हाउ ICAI एक्सपेक्ट मी टू प्रेजेंट माय आंसर, टू स्ट्रक्चर माय आंसर। और तब जाके आपका काम हो पाएगा क्वेश्चन बैंक राइटिंग प्रैक्टिस और फिर मॉक टेस्ट। इससे बिना आप इससे बच नहीं सकते हो। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रट्टाफिकेशन, क्वेश्चन बैंक राइटिंग प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। आपको मेरे पास ना, अभी मैं आपको रिसेंट एक बात बताता हूं। मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, उसने मेरा नंबर कहीं से तो निकाला भाई, और फोन करके मुझे क्या बोलते हैं, कहते हैं सर मेरे ना 8 अटेम्प्ट हो गए हैं, मैं ना ऑडिट में पास नहीं हो पा रहा हूं बस। मैंने बोला अच्छा, क्लासेस कहीं और से ले रखे, वो टीचर शायद उनसे बात भी करके राजी नहीं है भाई साहब, लेकिन फ़ोन मेरे पास कर रहे हैं क्योंकि मैं एक्सेसिबल हो गया उनको। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। मैं 8-9 अटेम्प्ट, पता नहीं कितने अटेम्प्ट बोल रहे थे, फेल होते जा रहा हूँ। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, कितने मॉक टेस्ट दे? कहते 0। मैंने कहा भाई साहब आप मुझसे बात क्यों कर रहे हो, आप जाके मॉक टेस्ट दो ना, दो जाके मॉक टेस्ट। अब वो कहता है कि मैंने बोला 0 मॉक टेस्ट क्यों देते? टाइम नहीं मिला। 8-9-10 अटेम्प्ट आपको हो गए, टाइम नहीं मिला? कैसी बातें कर रहे हो? यहां पे आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? सोचो जरा बैठ के। अपने आप को 8 अटेम्प्ट में भाई, अगर आप एक चैप्टर, 2 चैप्टर भी करते ना, तो 8 अटेम्प्ट में वो भी तैयार हो जाते, 16 चैप्टर हो जाते। जस्ट थिंक ओवर इट। तो मेरी बात को आपने समझना है कि भाई आपको जो ये नंबर 1 प्रॉब्लम मैंने एड्रेस करने की कोशिश करी वो यही है। आप कुछ भी मेरे पास लेके आओगे, इस फ्रेमवर्क से बाहर जो है वो उसका आंसर नहीं बन सकता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। सर आप ही बता दो ना, हम कैसे लिखे, हम आंसर कैसे लिखे, हमें आंसर। भाई मैंने तो बता रखा है आप सबके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बात यही है ना कि आपको काम की चीज़ चाहिए नहीं, आपको चाहिए कंट्रोवर्सी, आपको चाहिए ट्रोलिंग, आपको चाहिए हवाबाजी, आपको चाहिए ऐसा कंटेंट बस जिसे देख के ना आपके रोंगटे खड़े हो जाए, ओ माँ मज़ा आ गया। अरे दुष्टो, तुम्हारे लिए राइटिंग प्रैक्टिस सेशन जो है वो मैंने पहले से ही रिकॉर्ड कर रखे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखे हैं। लेकिन आप लोग जाके उसे देखो तो सही, कहाँ मिलेंगे? चुपचाप edu91.org पे फ्री रिसोर्सेज में जाके चेक कीजिए, वहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल है या नहीं है। एक मैंने चैप्टर का राइटिंग प्रैक्टिस सेशन डाला हुआ कि आपको पता लग जाए कि जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने आंसर कैसे लिख रहे हैं। राइट। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भाई इस 30,484 वाले नंबर में ना आए, आप लोग इस 91% में ना आए, तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपसे ये 7-8 मिनट की वीडियो तो पूरी देखी जा नहीं रही है, आप अपना सिलेबस कैसे पूरा कर रहे हो मुझे ये बताओ जरा। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताएं, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़े रहें। दिस नोट, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू।